नमस्कार दोस्तों। जो डीप स्टेट है उसने एक काम कर दिया, वो है बड़ा ही सिंपल। सिंपल ये है कि सारी दुनिया में शांति होने वाली थी, जिसका थोड़ा-सा आगाज़ कर दिया था ट्रंप ने। और ट्रंप के जीतने के बाद जितने ये जिहादी हैं, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। हौतीस ने बोल दिया, "ਅਸੀਂ सरेंडर कर रहे हैं।" हिजबुल्लाह ने बोला, "हम सीज़ फायर करने को तैयार हैं।" और यहाँ पर खमेनी, जो कि सुप्रीम लीडर था ईरान का, उसने तो ये यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि मैं मर चुका हूँ। तो ये 3-4 बार तो मरने की खबर खुद ही निकाल चुका है। लेकिन डीप स्टेट को लगा कि अगर सारी दुनिया में सुख शांति हो जाएगी, तो हमारी दुकानदारी चलेगी कैसे? तो उन्होंने कुछ प्लान बी अपना जो था, वो उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। मैं तो बोलूंगा प्लान जे है जो इन्होंने एक्टिवेट कर दिया, वो है जिहाद। और जिहाद की फैक्ट्री कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, ये तो जिहादियों को भी पता नहीं है। अब इन सबको इन्होंने एक्टिवेट कर दिया और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दिस इज समथिंग वेरी सीरियस which nobody is covering at the moment, but there are few dots which we have joined and we can see कि यह आगे जाकर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये सब भगवान जानता है। और उसको डिकोड करने के लिए उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, जय श्री राम। जय सिया राम। सर, सीरिया झांकी है, अगला निशाना क्या है? आप ये समझाइए। देखिए, सीरिया में जो कल रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसमें तो मुझे एक समझ में आ रहा है कि दिस विल बी द राइज ऑफ ग्लोबल इस्लामिक जिहादी टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने 2-3 दिन पहले मौलाना मसूद अजहर ने भी बोला था कि भारत डेट इज कमिंग टू इंडिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू हो गई है। पाकिस्तान वेपन्स भेज रहा है बांग्लादेश में। पाकिस्तान को वीजा फ्री एंट्री मिल गई है बांग्लादेश में। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब के बीच में इकोनॉमिक टाइज चालू हो चुके हैं, ठीक है। और अभी देख लीजिए, सीरिया में अशर अल बसाद ईरान से समर्थक थे। ईरान वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, सीरिया वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब वहां पे जो जिहादी आए हैं, वो आइसिस और अल कायदा वाले, उनको सपोर्ट कर रहा है टर्की। और टर्की के जो एर्दोगान हैं, उनको एक खलीफा बनने का बहुत बड़ा शौक है। आपको याद होगा 4-5-6 साल पहले टर्की में एक बहुत अच्छी सी वहां पे एक चर्च थी, उसको उन्होंने मॉस्क बना दिया था। बहुत यूएन क्राई भी हुआ था उसके ऊपर। तो टर्की का जो और टर्की ने ड्रोन्स दिए हैं अभी बांग्लादेश में, वो उनका बर्यात्कार ड्रोन्स, जिसको यूक्रेन ने यूज किया था रशिया के अगेंस्ट। सर, जियोपॉलिटिक्स में ऐसा है कि इसके कारण मुझे लग रहा है भारत का जो बॉर्डर है, 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो एक पोरस बॉर्डर है, वो एक्टिवेट हो गया है। अभी क्या होगा, भारत ने अभी फेंसिंग भी चालू कर दी है। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, उसमें 20,000 करोड़ लगने वाले हैं और अगले 9-10 साल लगेंगे फेंस करने के लिए। पर काम चालू हो गया है, देर सवेर चालू हो चुका है, ठीक है। बीएसएफ फोर्सेस अभी बॉर्डर तक आ चुके हैं। पहले वो क्या था, वो बॉर्डर से थोड़े दूर रहते थे, 100-200 मीटर दूर उनकी आउटपोस्ट रहती थी। अब वो बॉर्डर पे आ चुके हैं एक्स्ट्रा विजिल मेंटेन करने के लिए। और बांग्लादेश में आज भारतीय के विदेश सेक्रेटरी उधर जाके भी आए हैं, तो उन्होंने यूनस से मिले भी हैं। देखते हैं कि क्या उसका क्या होगा, लेट अस सी इन द डेज टू कम। बट मेरा एक मानना है कि देखिए सर, जब भी अभी डीप स्टेट को मालूम पड़ गया कि नेक्स्ट 4 इयर्स ट्रम्प के रहने वाले हैं, तो ट्रम्प के लिए वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं फॉर एन हार्ड नेगोशिएशन विद इंडिया, विद चाइना, विद रशिया। रशिया के देखिए अरशद अल बसाद को सपोर्ट कर रहे थे। सडनली ट्रम्प 2-3 दिन पहले मैक्रोन से मिले थे, जेलेंस्की से मिले थे। बात हुई है कि जेलेंस्की को जेलेंस्की को वो पीस ट्रीटी मंजूर है। और मेरे हिसाब से जो रशिया ने टेरिटरी ऑक्यूपाई की है, जेलेंस्की वो मांग नहीं करेंगे। और एक चीज हो सकता है, जो यूक्रेन है उसको भी 2-3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक जो हिस्सा रहेगा पोलैंड के हाथ में रहेगा, कुछ एक अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा, कुछ एक जर्मनी के कंट्रोल में, ऐसा कुछ बाइफर्केशन हो गया है। आपने भी अभी देखा होगा कि सीरिया के अंदर भी जो हुआ है, कितने सारे फोर्सेस है, जितने मतलब इतने सारे फोर्सेस एक कंट्री को डिवाइड कर चुके हैं। तो एक तरह से पीस मिल डिवीजन चल रहा है ग्लोबल पावर्स के बीच में, सीरिया में हो रहा है
और उसके बाद उन्होंने अभी यूक्रेन का भी होने वाला है। तो बांग्लादेश में आते हैं सर, बांग्लादेश का इसमें क्या है? बांग्लादेश आज की डेट में भारत के लिए एक सरदर्द बन चुका है, क्योंकि हमारे एस्टीमेट के हिसाब से 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। उनको आधार कार्ड मिल चुका है, उनको सब कुछ मिल चुका है, सारी सहूलियत मिल रही है। और इसमें भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत इट इज वेरी मच नेसेसरी कि बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं उनको आइडेंटिफाई करें और इनको डिपोर्ट करें। सेकेंड, बांग्लादेश के अंदर भी जिस तरह से अगर इकोनॉमिक सिचुएशन वहां पे खराब हो रही है, तो उसके कारण अराजकता चालू हो चुकी है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल्स मिल्स की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि क्योंकि बांग्लादेश को पावर बेचता था अदानी पावर। अदानी पावर पहले उनको 1500 मेगावाट पावर बेचता था, अभी उसने 500 मेगावाट पावर कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश पैसा देने के लायक नहीं है। त्रिपुरा को उसको 135 करोड़ डॉलर 135 करोड़ रुपए देने हैं, आसाम को पैसे देने हैं। तो बांग्लादेश की माली हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। और आपको ये भी सूचना यहाँ तक आ रही है कि बांग्लादेश जो अपनी कंपनीज है उसकी नीलामी कर रहा है। बांग्लादेश में बैंक्स डूबने के कगार पे है। सर ये जब ये सारी व्यवस्था चरमराती है ना, तो उस कंट्री में सिविल वॉर चालू हो जाएगा। अभी आप देखिए, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, दो मेन पार्टीज है। जैसे ही अवामी लीग की गवर्नमेंट गिरी थी, बीएनपी ने सोचा था कि वो पावर में आ जाएगी, पर यूनिस तो यहाँ पे एक ही आदर चाल खेल दिया। वो तो बोल दिया कि नेक्स्ट 2-3 साल तक वो इलेक्शन कराने वाले ही नहीं है। वो बोलेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। तो यूनिस जो सीआईए के अपॉइंटेड स्टूज है, वांट्स टू कंटिन्यू रूलिंग बांग्लादेश, जैसे जेलेंस्की यूक्रेन में कर रहा है। तो बांग्लादेश को तबाह करना चाहता है। सर आपको ये जो एक चीज समझ में आना चाहिए, थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि अगर ब्रिक्स का अल्टरनेटिव करेंसी आया तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। और मैं हमेशा बोलता था कि यूएस को आप हल्के में नहीं रह सकते। जब सारे विशेषज्ञ एनालिस्ट बोल रहे थे कि डी डॉलराइजेशन चलना है, डॉलर का जो बोलते हैं ना, वो लोगों ने क्रियाक्रम तक का डेट डाल दिया था। तब मैंने एक ही चीज बोला था कि यूएस के 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में 195 कंट्रीज है। ये ऐसे ही नहीं रखे हैं यूएस ने, उन्होंने दिखा दिया कि वो जहां चाहे जो चाहे वो करवा सकते हैं। देखिए सीरिया में क्या किया उन्होंने, बांग्लादेश में क्या किया। तो अब क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप के पास हार्ड नेगोशिएशन करने का एक टाइम आ जाएगा इंडिया के साथ। बांग्लादेश को बोलेंगे कि वी विल कंट्रोल द एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस इन बांग्लादेश। आप ब्रिक्स करेंसी को मत बढ़ाइए, आप हमको टैरिफ कंसेशंस दीजिए, आप हमारे साथ एफटीए साइन करिए उनके टर्म्स के हिसाब से। तो ये सब लेवरेजिंग टैक्टिक्स होती है। और सेकेंड, अभी रशिया और यूएस के बीच में ऑलरेडी एक पैक्ट हो चुका है, सीक्रेट पैक्ट। भले उनको स्विफ्ट नेटवर्क से वो लोग एक दूसरे से ट्रेड नहीं कर सकते, पर बिटकॉइन दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रेड तो उधर से वो लोग करना चालू कर ही देंगे, कौन रोकने वाला है उनको। तो मैंने पहले भी बोला था, जब भी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो जाएगा और मिडिल ईस्ट चालू हो जाएगा। और इस मिडिल ईस्ट में सीरिया का वॉर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सीरिया के अंदर बोलते तेल रिजर्व बहुत ज्यादा है। पर डे वो 3,50,000 बैरल पर डे एक्सट्रैक्ट करते थे। भारत भी सीरिया से तेल मंगाता था, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। तो इसका ये है कि अभी टर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। टर्की इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, टर्की इज सपोर्टिंग बांग्लादेश, और टर्की को सपोर्ट करता है चाइना। तो इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर। क्योंकि अगर आपको ग्लोबल इस्लामिक जिहाद को अगर आपको काउंटर करना है, देन इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स का एक ट्रिनिटी पैक्ट होगा। क्योंकि मौलाना मसूद अजहर ने भी बोल दिया है, डेट टू इजराइल डेट टू इंडिया। उसने गाजा में जो इजराइल ने किया है उसके खिलाफ भी बोला है। इंडिया के जो कश्मीर में जो हुआ है उसके खिलाफ भी बोला है। और वहां पे ये मौलाना है, ये नया ओसामा बिन लादेन बन जाएगा। आप जो इस्लामिक रेडिकल्स जो यूएस ने तैयार किए थे अफगानिस्तान में, वही रेडिकल्स अभी बांग्लादेश में तैयार हो रहे हैं। सर किसको मालूम कल जाके यूएस के अंदर नया 9/11 अटैक हो जाए, कोई नहीं जानता। क्योंकि इनके जो स्लीपर सेल्स है डीपली, ये लोग दे आर बीइंग आस्क्ड टू कीप क्वाइट, और जब उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ये काम चालू कर देंगे। और अभी भी उस चीज को 22 साल हो चुके हैं जो 9/11 के लिए।
तो पब्लिक मेमोरी में शॉर्ट भी है और लोग मेरे हिसाब से ये जो डेवलपमेंट है, इसके कारण वर्ल्ड ओवर वेस्टर्न इंस्टॉलेशंस, इंडिया, इज़राइल सबको प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि एक नया वेव ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, ग्लोबल जिहाद का राइज़ सिग्निफाई कर रहा है। और ये बैकड्रॉप है इंडिया के बैकड्रॉप में, फर्स्ट तो बांग्लादेश, सेकंड है सीरिया। उमेश जी, मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों जगह से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि अक्टूबर 7 में जैसे इजराइल के अंदर हमास ने अटैक किया था बॉर्डर को क्रॉस कर कर, वैसे ही भारत में किया जाए। यानी कि सीरिया हो, वो हमास हो, इजराइल हो, जो फॉर्मूला वहां पर अपनाया गया है कि भीड़ में लोग आते हैं बॉर्डर के ऊपर, आप नॉर्मल पब्लिक बनकर ये आते हैं, इनके ऊपर गोलियां आप कैसे चलाएंगे? क्या भारत प्रिपेयर्ड है? जिस तरह से अक्टूबर 7 वहां पर हुआ, वैसा ही काम ये भारत में कर कर एक इमरजेंसी की सिचुएशन भारत के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। यू थिंक इट इज पॉसिबल? देखिए, बांग्लादेश में ऑलरेडी बातें चल रही है। कल उनके एक रिटायर्ड मिलिट्री जनरल ने बोला है कि हम कलकत्ता, उड़ीसा और बिहार को हम कब्जा कर लेंगे। तो ऑलरेडी उन लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान बोलना चालू कर दिया है। चिकन नेक को अटैक करके भारत से अलग कर देंगे। तो भारत ने भी क्या किया है, इजराइल की जो ड्रोन से उधर लगा दिए हैं। और भारत की फोर्सेस, मैंने आपको बता दिया है कि वो अभी चेक पोस्ट उनका फॉरवर्ड में आ चुका है, पॉइंट 0 पे आ चुका है, एकदम बॉर्डर पे है। थर्ड, बोला जा रहा है कि जैसे ही आपने देखा है बांग्लादेशी को, उनको आप उनके ऊपर गोली भी चला सकते हैं। उनको वो ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। इनफॉर्मली वो सब काम हो चुका है। भारतीय सरकार अभी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है, क्योंकि अब नहीं लेगी तो अब क्या करेंगे भारतीय सरकार? अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्लेम्स, उन्होंने इतने सारे ऐलान कर चुके हैं। आपने देखा ही है कि कैसे उन्होंने स्वामी चिन्मय दास पे अटैक किया था। उनके जो वकील है, उनको मार दिया गया। उनको अभी लीगल रिकोर्स भी नहीं दिया जा रहा। इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिक्लेयर करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने जो चीफ ऑफ स्टाफ है, अगरतला और कलकत्ता से वापस बुला लिया है। सर, इसका ये मतलब है कि बांग्लादेश इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू कट ऑफ इकोनॉमिक टाइप्स विद इंडिया, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है टर्की से। मेरा मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा जो इस्लामिक टेररिज्म है, उसको बढ़ाता है टर्की, सेकंड है कतर। कतर क्या है, फाइनेंसिंग देता है, टर्की आपको आर्म्स देता है। तो एक तरह से जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूएसए का है, इस्लाम के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी उनका ही एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। उसमें कतर और टर्की की बहुत बड़ी भूमिका है। सर, मुझे ये लगता है कि आगे जाके भारत को इजराइल के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है आपके पास। आपको अमेरिका के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। क्वाड के अंदर आपको अमेरिका के साथ रहना ही पड़ेगा। अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए ऊपर भी भारत को मानना पड़ेगा। भारत को चीन के खिलाफ जो भी करना पड़े, अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वो। आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते कि हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहेगी। इनफैक्ट अभी हमारे इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ अलाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल प्रॉब्लम है, और अमेरिका ही है जो बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड, एक और एक चीज है सर, बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रहा है, म्यांमार में प्रॉब्लम चल रहा है। दोनों कंट्रीज की बॉर्डर है चाइना के साथ। तो जो नई ब्रिक्स करेंसी है, मैं बहुत बार बोलता था कि जब भी ऐसे कोई यूएस डॉलर को थ्रेटन करेगा, आपके बैकयार्ड में प्रॉब्लम चालू कर देंगे वो। तो आपने देख लिया है, रशिया ने भी बोल दिया है कि हम लोग ज्यादा ब्रिक्स करेंसी के ऊपर इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भारत के जयशंकर जी ने भी बोल दिया है। तो अब चाइना करेगा क्या? जो उसका यूएनाइजेशन का प्रोग्राम है, वो धरा का धरा रह गया। जैसे क्वाड इनइफेक्टिव हो गया था 4 साल के लिए, वैसे ही ब्रिक्स इनइफेक्टिव हो गया 4 साल के लिए। ये मैंने हमेशा असर्टिव करके बोला है, और बातें सही हो रही है। 4 साल बाद मैं भले ही डी डॉलराइजेशन बढ़ जाएगा, बट राइट नाउ अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी क्लियर। आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। वो एक लाला टाइप की तरह से जिसने जो बोलता है वो पक्का करता है, तो सबको मालूम है। तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो ट्वीट्स है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके कारण फिनेंशियल वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड, जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड, सबके अपने समीकरण बदल जाते हैं। अभी देखिए, वो तो पावर में आए भी नहीं, और वो जेलेंस्की और मैक्रोन से मिलने चले गए, और अभी वो जेलेंस्की ने एग्री भी कर लिया। तो सोचिए सर, 40 दिन पहले ही उनका दबाव है, जब वो यूएस के जब प्रेसिडेंट बनेंगे,
तब उनका एक-एक वर्ड के ऊपर कितना डिबेट होगा, कितने अर्थ निकाले जाएँगे, क्या मंशा है, सब चीज़ क्लियर। और एक चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रम्प घुमा-फिरा के नहीं बोलते, डायरेक्ट बात करते हैं। तो हुँ। मेरे हिसाब से ये दिस इज़ गोइंग टू बी द राइज़ ऑफ ग्लोबल जिहादी टेररिज़्म व्हिच हैज़ बीन ड्यू टू बाइडेन्स अमेरिकन पॉलिसी। और ट्रम्प को इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रम्प को यूएस में भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि जिहादीज़ विल नॉट जस्ट टारगेट इंडिया एंड इज़राइल, दे विल टारगेट अमेरिका एज़ वेल। उमेश जी, मुझे देखिए जियोपॉलिटिक्स में मैंने देखा है डीप स्टेट जो दिखाता है, वहाँ पर एक्शन नहीं होता, एक्शन कहीं और होता है। बांग्लादेश दिखाने के लिए है, एक्शन कहीं और होगा। आपको याद होगा 1 महीना पहले इराक ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया, जबकि इज़राइल हमास और हिजबुल्लाह ईरान के ऊपर उसने नज़र रखी हुई थी। इराक के ऊपर उसकी नज़र थी ही नहीं और इराक को इस युद्ध में धकेला गया। आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं टारगेट मोदी है, टारगेट पुतिन है, टारगेट नेतन्याहू है क्योंकि नेशनलिस्ट है। अब मोदी जी को अटैक करने के लिए हमें एंगेज पहले चाइना के साथ किया गया। मुझे तब भी शक था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ होगा और वो हुआ भी। हमारे ऊपर 5-6 बार हमारी आर्मी के ऊपर अटैक हो चुके हैं। हमने जवाब नहीं दिया, वो दूसरी बात है। अब दिखाने के लिए बांग्लादेश की तरफ हमें एंगेज कर दिया। क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक फॉल्स या जिसको बोल रहे थे कि एक स्विफ्ट सा अटैक करवाने की कोशिश की जाए ताकि वहां पर जो उनकी आर्मी है उन्हें एक सेफ पैसेज मिल जाएगा अपनी जो कटी हुई नाक है और कटी हुई मूछें हैं उसको छुपाने के लिए। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, तो उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलेगा। उनको जब उनको कॉर्नर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान आर्मी कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल कर सकता है। आप जो बात बोल रहे हैं, तो एक लिमिटेड वॉर हो सकता है वापस कश्मीर में या कहीं भी बॉर्डर में, जो 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है जो पाकिस्तान में, कहीं भी हो सकता है। बट मेरा ये मानना है कि जब तक अमेरिका कंट्रोल करेगा, तब तक वॉर नहीं होगा। जब अगर मोदी जी नहीं मानते हैं अमेरिकन शर्तों पे, तो एक वॉर पाकिस्तान से कन्फर्म है। और उसमें आपने देखोगे कि ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों फ्रंट वॉर खुद छुड़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन फोर्सेस विल बी डिवाइडेड। अभी जो हमारी जो फोर्सेस है, 14 लाख की फोर्सेस है, दे आर ऑलरेडी तैनात किया हुआ है। 4000 किलोमीटर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है, 4400 किलोमीटर का बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये 12000 किलोमीटर के लिए आपको और सोल्जर्स चाहिएंगे, डिप्लॉयमेंट ज़्यादा चाहिएगा, आर्म्ड रिसोर्सेस ज़्यादा चाहिएंगे। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे अगर इंडिया यूएस की बात नहीं मानेगा, तो प्रॉब्लम्स चालू हो जाएँगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो रियली ही इज़ अ ट्रांज़ैक्शनल प्रेसिडेंट। आप उनको जो अगर आपने उनकी बात मानी, तो आपकी वो अपने कमिटमेंट पूरा करेंगे, पर बदले में कुछ ना कुछ लेंगे आपसे। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ होगा। बट अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात माने, तो हम पाकिस्तान में सीरिया जैसा काम करवा सकते हैं। वहाँ पे भी एक तख्ता-पलट हो सकता है। आर्मी के खिलाफ करना ज़रूरी है। और आपने भी बताया था मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे कि फ़ौज फाउंडेशन के खिलाफ वहाँ पे बॉयकॉट चालू हो गया है। तो यस। पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेस है, जो अभी चाइना को बेवकूफ़ बना रही है, वो उन्होंने अमेरिका को तो बेवकूफ़ बना ही था जब ओसामा बिन लादेन को उन्होंने शरण दी थी। सऊदी भी समझ गया, यूएई भी समझ गया, तो उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी फ़ौज। उसकी फ़ौज को डिसमेंटल करो। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उनका इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे कम करने की कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान में सिचुएशन बनाई जाएगी कि फ़ौज को झुकना पड़ेगा। तो देखते हैं सर, इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल टाइम्स है, गिव एंड टेक की बात होगी। अगर भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अगर सुधरते हैं, अगर हम ब्रिक्स की करेंसी को अभी फिलहाल उसको डी-डॉलराइज़ेशन पे ज़्यादा अहम नहीं देते हैं, तो हमारे बॉर्डर सब सेफ है। नहीं तो आपके बॉर्डर्स में प्रॉब्लम पक्का आएगा। और मैं हमेशा जो भी डी-डॉलराइज़ेशन के चैंपियंस हैं, जो दिन भर बात करते रहते हैं डी-डॉलराइज़ेशन के बारे में, मैंने हमेशा बोला है कि अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है। वो शो पीसेस के लिए नहीं है। अमेरिका के पास पावर है, उसने कर दिया, उसने दिखा भी दिया। आज सीरिया में देख लीजिए, पुतिन साहब ने इंटरवीन ही नहीं किया। तो आपको क्या समझ में आता है? तो देखते हैं सर, आई वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इसके अंदर। बट मुझे जो लगता है, दिस इज़ द राइज़ ऑफ अ ग्लोबल इस्लामिक जिहादी रेडिकलाइज्ड टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, जो
जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स हुआ था 1979 1991 में, उसके बाद अमेरिका के पे अटैक हुआ था 2002 में, ये उसका स्टार्ट हो चुका है और इस बार स्टार्ट हुआ है बांग्लादेश में। और ये जो बांग्लादेश के लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बहुत ही कट्टरपंथी होते हैं और ये जो नए ब्रीड के जो ये जो नए ब्रीड के जो इस्लामिक कन्वर्टेड हैं, वो बहुत ही खूंखार और वहशी भी हैं। आपने देख ही लिया कि वहाँ पे हिंदूज़ के साथ उन्होंने क्या-क्या किया। इससे हिसाब से तो पाकिस्तान ठीक लगता है अगर बांग्लादेश के हिसाब से देखें तो। तो अगला जो अटैक आएगा अमेरिका के ऊपर वो पहले जो काम सऊदी लोगों ने किया था, सऊदी ने, वही काम अभी बांग्लादेश वाले करेंगे। ये मुझे लग रहा है इन फ्यूचर जल्दी होने वाला है। उमेश जी, बहुत ही ज्यादा डरावनी सिचुएशन दिखती है। सीरिया में कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट गिरवा दी, वैसे ही जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट श्रीलंका में, पाकिस्तान में और इवन अफगानिस्तान में। जो गेम प्लान है बिल्कुल सिंपल है कि जो वहां पर गवर्नमेंट्स है उन्हें गिरवाया जाए और इन जिहादियों को रिलीज किया जाए। अब देखिए, सीरिया में जब गवर्नमेंट गिरा है, सबसे पहला काम किया, वहां के जो जिहादी जेलों में बंद थे, सबको छोड़ दिया गया कि अब निकलिए और जाके वही काम कीजिए जिसके लिए आपको छोड़ा गया है। सर, आपको ये मालूम होगा साउथ कोरिया में क्या हुआ अभी थोड़े दिन पहले। आपको मालूम है कि फ्रांस की गवर्नमेंट चली गई। आपको मालूम है जर्मनी में क्या हुआ। तो जो भी अभी लगता है, जो ये रेजिम चेंजेस हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये तो डीप स्टेट करा ही रहा है। जाने से पहले वो जितना उथल-पुथल कर लेगा, उतना ही उसको प्रॉब्लम होगा। हमने तो ये बात 1 महीने पहले ही बोल दी थी कि अभी भी 75 डेज़ है बाइडेन प्रेसिडेंसी के। अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी तो और 40 दिन बाकी है सर। और मज़ा देखिए क्या-क्या होता है। बस इतना ही बोलूँगा। जय सिया राम, जय हिंद। चलिए सर, आपने जय सिया राम बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप का मतलब है कि जो राइज ऑफ ग्लोबल जिहादी जो मूवमेंट आपने बोली है इस्लामिक टेरर की, ये टेरर की फैक्ट्री सारी दुनिया में अब गन डालने का पूरा कोशिश करेंगे ताकि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट की जाए। ट्रंप लगे हैं कि युद्ध कैसे रुकवाना है और बाइडेन काम कर रहे हैं कि जाना ही ना पड़े, कि ऐसा गन डाला जाए दुनिया में कि या तो प्रेसिडेंसी कंटिन्यू रहे बाइडेन की खुद की, या अगर छोड़ना भी पड़ा तो ट्रंप के रास्ते में इतने ज्यादा कांटे बिछा दिए जाएं कि उनका चलना इम्पॉसिबल हो जाए। और जो वो बोल रहे हैं कि मैंने डीप स्टेट को डिसमेंटल करना है, दुनिया में युद्ध रुकवाने हैं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब देखते हैं सर कि ये जो सर इस्लामिक जिहादी मैं टेररिस्ट को मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा। आपको क्या लगता है कि डीप स्टेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप डील नहीं कर सकते? इलॉन मस्क क्यों आए हैं? हू इज़ द कनेक्ट बिटवीन द डीप स्टेट एंड डोनाल्ड ट्रंप? बस इतना हमने ही एक शो बोलूँगा। किया हमने शो किया था इसके ऊपर भी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी भी डीप स्टेट के साथ डील हो चुकी है कि मैं दिखाने के लिए तुम्हें डिसमेंटल करूंगा, लेकिन तुम्हारे इशारों के ऊपर काम भी करता रहूंगा। और एलन मस्क उसी की कड़ी है या ब्रिज है बिटवीन देम, बट स्टिल ऑल सेड एंड सर डन, वी नो सर व्हाट ट्रंप इज। सर एक और एक चीज़ है, क्रिप्टो के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? डॉलर से फोकस निकाल के पूरा क्रिप्टो में लेके जा रहे हैं। जो डी-डॉलराइज़ेशन की मुहिम है, उसके ऊपर से स्पॉटलाइट हटा दिया। क्रिप्टो के अंदर जिस हिसाब से भाव बढ़ाया जा रहा है और भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए द ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर, द ग्रेटेस्ट वेल्थ अप्रोप्रिएशन, द ग्रेटेस्ट वेल्थ प्लंडर जो होने वाला है, वो क्रिप्टो में होने वाला है। क्रिप्टो के तो दाम और बढ़ेंगे। इतना बढ़ेंगे कि लोग समझ नहीं पाएँगे। बस इतना ही बोलूँगा सर। हम तो बस एक आपको एक तरह से वी आर गिविंग यू अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू कम। लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस। और अगर हम गलत हुए अपने एनालिसिस पे तो हम मानेंगे भी। हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि वी विल ट्राई टू से दैट कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। गलती हुई तो डेफिनिटली मानेंगे। पर आप भी सोच लीजिए, अगर आपको कोई कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है, तो प्लीज़ बताइए कि कहाँ पे कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है। सिर्फ स्टेटमेंट्स मत दीजिए। आपको मेरे स्टेटमेंट्स पसंद नहीं आए, आई वेलकम इट, बट कहाँ पे मैं गलत हूँ वो बताइए। और सर एक और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और एक और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने कुछ वीडियोस किए हैं, वहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं जहाँ पे मैंने बताया था कि आगे जाके बांग्लादेश में हिंदूज़ की स्थिति क्या हो सकती है। तो कुछ लोगों ने उस स्टेटमेंट्स को लेके बहुत मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था। सर वो दिखाना ज़रूरी था, जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर फाइल्स में आपने सिर्फ 5 टू 10% देखा है, उससे ऊपर नहीं देखा है सर। तो लोगों को नहीं मालूम है एक्चुअल चीज़ें।
तो हमने सिर्फ आपको एक पॉसिबिलिटी बताया है, जो मैंने वो वर्ड स्लॉटर यूज किया, तो लोगों को जगाने की जरूरत है। पॉसिबिलिटीज हो रही है सर, कहाँ पे क्या हो रहा है आपको क्या मालूम है? आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, बांग्लादेश के हिंदूज के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदूज गर्ल्स 10-12 साल की लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, दे आर बीइंग फोर्सफुली मैरिड टू 60-70 ईयर ओल्ड मैन। आप लोगों को तो समझ में नहीं आता सर, आप सिर्फ न्यूज पढ़ते हो और जब कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आता है यू गिव योर टिप्पणी, उसमें काम नहीं चलता है सर। आपने क्या किया वो बताइए ना। हम तो ये कॉन्स्टेंटली वी रेज द इश्यूज, बस इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बांग्लादेश में जो हो रहा है हमने बहुत कवर किया इसको, बट इट इज अ ट्रेजेडी कि अभी तक उनके लिए दुनिया में कोई भी मुहिम चालू नहीं है। बट ऑल दैट एंड दैट, जो आज आपने टच किया, ग्लोबल जिहादी इस्लामिक टेरर जो बढ़ने वाला है अगले 40 दिन, बहुत ज्यादा भारी हैं भारत के ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।